हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूं। और ये पूरी की पूरी जो हमारी सीरीज है वो है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए। और इसी मोड में आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनके आंसर्स को देख रहे हैं और आपको एक बहुत बेहतर आइडिया भी लग चुका होगा कि किस तरीके से चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है। और जो 30 वीडियोज की सीरीज लाने की बात हम कर रहे थे, जिसका कि ये 27वां वीडियो है, सीधा मकसद उसका यही था कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रूबरू हुआ जाए और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचा सकता था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं अपने तरफ से वो हर संभव प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर हम बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस को देखेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे जो भी बिहार स्पेसिफिक होंगे। यहाँ पर बीच बीच में मैप्स वगैरह की अगर नीड हुई तो हम उन्हें भी देखेंगे और एक बेहतर आइडिया आपको लगेगा। तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अब पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, तो आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि कितना प्रतिस्पर्धा बढ़ते जा रहा है। लेवल ऑफ कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा फॉर्म्स फिलअप हुए हैं। इन चीज़ों को भी देखना है। भीड़ से डरना नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये समझना है कि हाँ, मेरी तैयारी बेहतर है, लेकिन बाकियों को कम भी नहीं आंकना है। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है जब आप एग्जाम और खासकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम्स को फोकस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का पहला सवाल। त्रिवेणी कैनाल यानी कि त्रिवेणी नहर रिसीव्स वाटर फ्रॉम व्हिच रिवर। साधारण सवाल, और ये 1 नंबर का सवाल है। आपको बताना है त्रिवेणी नहर का कनेक्शन किस नदी से है। कोसी नदी, गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस सवाल से आपको यह सीख लेनी है कि बिहार से रिलेटेड जो भी वाटर बॉडीज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह हैं, जो किसी वजह से न्यूज में रहे, या तो वहां पर कोई फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया या कोई और भी वजह हो, ठीक है, उसको आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। दूसरी ये बात कि जो भी मेन इंपॉर्टेंट नहर वगैरह हैं जो कि निकाले गए हैं इंपॉर्टेंट रिवर से, हो सकता है गंडक नदी से, कोसी नदी से, सोन नदी से, इन नदियों से जो नहर वगैरह निकाले गए, उनके चैनल्स के बारे में भी जरा जान लेंगे। इंपॉर्टेंट डैम्स को देख लेंगे और ये देख लेंगे कि ये कोई अगर डैम है तो उसकी क्या यूटिलिटी हो रही है आज के परिवेश में। मल्टीपर्पस डैम कौन कौन सा है, फ्लड से बचाने के लिए कौन से डैम बनाए गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और ये सब कुछ जो है ना, आपको एक कनेक्टेड मैनर में पढ़ना है, कनेक्टिंग द डॉट्स वाले मेथड को यूज करते हुए। चलिए, यहां आप सोच के सही जवाब दे पाएंगे। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंडक नदी। उत्तर बिहार की बात की जा रही है और त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से अपना पानी लाती है और इससे ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण को सिंचित किया जाता है। अब आप इस मैप को देखिए, ये है बिहार का रिवर मैप। यहाँ पर आप गंगा नदी को देख पा रहे हैं और गंगा नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है, जो कि राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही हैं, जिन्हें राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ये आप गंडक नदी को देख पा रहे हैं और ये पूरा का जो पूरा क्षेत्र है ये ईस्ट और वेस्ट चंपारण का है और इन जगहों पर सिंचित करने में काम आती है त्रिवेणी नहर, जो कि गंडक नदी से निकलती है। और फाइनली आप देख रहे हैं कि यहाँ हाजीपुर के पास गंडक नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। त्रिवेणी नहर की बात हो ही रही है, और भी कुछ जान लेते हैं कि ये जो त्रिवेणी नहर है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये इरिगेशन पर्पस के लिए ही किया गया था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, उस समय जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट एक हुआ करता था और इसमें काम जो शुरू हुआ आज़ादी के बाद के भारत में हुआ है 1979 में। गंडक जो नदी है, ये जो गंडक नदी है, इसको कई बार नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नारायणी नदी इसको नॉर्दर्न रीजन में और खासकर नेपाल वाले क्षेत्र में बोला जाता है। और यहाँ पर इसके 2 इंपॉर्टेंट जो स्ट्रीम्स हैं जो मिल के इस तरीके से गंडक बनाते हैं। कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं? तो एक है काली नदी और दूसरे का नाम है त्रिशूली नदी।
इन छोटी छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से इंट्रिकेसी के साथ देखते जाइएगा। और जब ये सब कुछ बात हो रहा है तो थोड़ा इंडिया स्तर के भी नहर वगैरह को देख लीजिएगा, अच्छा रहता है। और दुनिया के कुछ कुछ और नहर जैसे कि कील नहर, सू नहर, इनके बारे में भी घुमा फिरा के अगर कुछ सवाल पूछा जाता है तो अपने को आपको अपडेट रखना है। आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर इडिक्ट्स ऑफ अशोका इज या आर फाउंड इन बिहार। बिहार में पाए जाने वाले जो पिलर इडिक्ट्स हैं अशोका के, वो कौन कौन से हैं? क्या ये रामपुरवा जो है ये बिहार में है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ और टोपरा, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको इनके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। यहां पर मैं अगर आप मैप दिखाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ठीक है, जो भी जगह है जैसे कि शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, संकीसा, सांची, सारनाथ, टोपारा, वैशाली, ये सब अशोका के पिलर से रिलेटेड हैं। बिहार में कौन कौन से पड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये चंपारण के क्षेत्र में रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदगढ़, ये तीनों। वैशाली में भी है, ये वैशाली में इस तरीके के सिंगल लाइन का ये पिलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों जो यहां पर पिलर्स की बात की जा रही है, रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदगढ़, ये पिलर इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं अशोका के, और ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, उससे इत्तेफाक रखते हैं। बाकी आप वैसे भी जान लीजिएगा कि जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है वो सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसमें टोटल 4 लायंस है, लेकिन एक बार में देखने पर 3 ही दिखते हैं। एक पीछे साइड होता है, चौथा नहीं दिखता है। और उस पर आपको एक बुल नजर आता है, एक गैलोपिंग हॉर्स नजर आता है, और उस पर एक धर्म चक्र भी है। जो हमारा नेशनल मोटो है, नेशनल एम्ब्लेम के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, वो मंडको उपनिषद से लिया गया है, डेराइव्ड है। ठीक, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। वैसे इसका सही जवाब क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन इन बिहार। बिहार हमेशा से कहें तो शुगर केन के लिए जाना जाता है। आजादी के पहले के भारत में बिहार में सबसे अधिक मिल्स थी। यहां पर टेक्नोलॉजी बहुत अब ऑब्सोलेट हो चुका है, और वैसे भी जो गन्ना का प्रोडक्शन है वो साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। शुगर केन और शुगर मिल की इंडस्ट्रीज साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। क्या आप मुझे 2-3 पॉइंट्स बता सकते हैं वो क्या वजह है जिसके वजह से ये साउथ इंडिया शिफ्ट होने लगे हैं? इस पर बीपीएससी मेंस में भी सवाल बनता है, तो इसके लिए मैं अभी आपको थोड़ा तैयार कर देता हूं। क्षेत्र की बात की जा रही है, दरभंगा का क्षेत्र, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पूर्णिया, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। ये मेनली जाने जाते हैं शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए बिहार में, और इस क्षेत्र में चीनी मिल्स हैं जो भी चल रही हैं, फंक्शनल हैं। जब पूर्णिया का बात हो तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि यह क्षेत्र जूट के लिए जाना जाता है। यहां पर जो मिट्टी है उसमें थोड़ा कंटेंट बालू का अधिक है, और वो बहुत ही फेवरेबल है अगर बात की जाए जूट के खेती की। लेकिन वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण अभी हम देख रहे थे, वो पूरा गंडक नदी का क्षेत्र है, शुगर केन के लिए जाना जाता है। और शुगर केन इंडस्ट्री को बिहार सरकार फिर से प्रमोट कर रही है, और यहाँ पर बहुत तरीके के ग्रांट्स की बात की गई है, अप टू 50%, और इसको इंडस्ट्री का भी दर्जा दे दिया गया है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज हैं, और इवन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में शुगर केन से रिलेटेड ऑफिशियल्स की नियुक्ति भी की जाती है। तो देखते हैं कि स्टेट में जो टोटल कल्टीवेबल लैंड है वो करीब 53 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से कि 3 लाख हेक्टेयर शुगर केन के अंतर्गत है। और वैसे तो प्रोडक्शंस वगैरह कितना हो रहा है ये सब फिगर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जाने की जरूरत नहीं है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। इसके अलावा नालंदा, जहानाबाद में भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो ईस्ट चंपारण में रिकॉर्ड की गई। तो
सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक करेक्ट ऑप्शंस हैं। अगले सवाल पर आ जाते हैं। वेयर इज द ओनली ऑयल रिफाइनरी ऑफ बिहार? बिहार का एकमात्र इकलौता जो तेल शोधक कारखाना है वो कहां पर लोकेटेड है? मोकामा में, बरौनी में, सिवान में, सुल्तानगंज में या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस सवाल में शायद ही किसी को कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन इस सवाल को पूछने का बस एक मतलब था कि आपको थोड़ा अपडेट किया जाए, बताया जाए कि क्या कुछ आप जान सकते हैं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, बरौनी रिफाइनरी। कहां पर लोकेटेड है? तो बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे बिहार के जो पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें हम श्री बाबू के रूप में भी जानते हैं। ये सोवियत यूनियन यानी उस समय का अर्स्टवाइल यूएसएसआर के मदद से बना था। 50 करोड़ रुपए तब खर्चे गए थे इसमें। और जुलाई 1964 की बात है। इनिशियल कैपेसिटी जो था इसका 1 मिलियन टन्स था एक साल के लिए। और ये इस तरीके से इसका बढ़ता गया, कैपेसिटी बढ़ाया गया। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये इस पर काम कर रहा है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसके लिए जानना। लेकिन अगर कहें कि ये प्रोडक्शन कब स्टार्ट कर दिया था सही ढंग से और फुल कैपेसिटी में कब आ गया, तो वो आया 1969 में 6.1 मिलियन टन्स पर ईयर के कैपेसिटी पर। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सबसे आसान सवाल, पटना एयरपोर्ट का नाम जो है, नामकरण किसके नाम पर किया गया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, बिहार का जो दरभंगा एयरपोर्ट है वो बहुत वजहों से न्यूज में रहा। नया बना भी है, उसके ऑपरेशन शुरू हुए हैं, वहां पर पार्किंग एरिया डेवलप करने की बात की गई थी, नए नए ऑपरेशनल फ्लाइट्स की बात की गई थी, उड़ान स्कीम के वजह से न्यूज में रहा। लेकिन यहां पर पटना एयरपोर्ट जो है उसको भी शिफ्ट करने की बात कई बार की जाती है। इसको जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये सवाल यहां पर प्लेस करने का एक मतलब ये भी था कि जो यहां पर एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही थी, यहां पर इसका भी नाम निकल के आया था। ये एक कस्टम्स एयरपोर्ट है बिहार की राजधानी पटना में। और इसका नाम इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट श्री जयप्रकाश नारायण जी यानी जेपी या लोकनायक के नाम पर रखा गया है। और ये इंडिया का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और यहाँ पर सब कुछ अगर देखें तो कैपेसिटी वाइज ये छोटा लगने लगा। यहाँ पर लगा कि इसको बड़ा करने का जरूरत है, लेकिन यहाँ पर स्पेस की अभाव की वजह से बिहटा एयरफोर्स स्टेशन जो है वो और बिहटा एयर फोर्स स्टेशन जो है वहां पर सिविल इनक्लेव डेवलप करने की बात की गई ताकि एक सेकंड एयरपोर्ट मिल सके पटना को। तो करेक्ट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट। सवाल पूछने का मतलब है कि बिहार में जो भी थर्मल पावर स्टेशन हैं, बक्सर हो गया, बाढ़ हो गया, नवीनगर हो गया, ये मुजफ्फरपुर, सब के बारे में थोड़ा अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लें। ये कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? भागलपुर में, बेगूसराय में, दरभंगा में, गया में या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस सवाल को मुझे अगर ट्विस्ट करना होता तो मैं आपसे ये पूछ लिया होता कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन को पानी किस नदी से मिलता है। टफ हो जाता थोड़ा सा सवाल, बट मतलब आप समझ गए, आपको लोकेशन बताना है। चलिए ये देख लीजिए, ये बिहार का मैप। यहां पर भागलपुर और भागलपुर के ही अंतर्गत है कहलगांव। कई वजहों से आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है तो और आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा है। तो कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। और ये जो पावर प्लांट है ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है और एनटीपीसी के अंतर्गत ये आता है। ये जो कोल है पावर प्लांट के लिए वो कहां से आता है? तो राजमहल के पहाड़ियों के कोल फील्ड से, और जो ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड हैं। जो पानी का स्रोत है वो है गंगा नदी का पानी। ये आप देख पा रहे हैं, जो ये ब्लू कलर से यहाँ पर
वाटर बॉडी को दिखाया गया है, ये गंगा नदी है और भागलपुर गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है, तो इसी पानी को खींच के यूज किया जाता है। 2 पावर प्लांट्स हैं 840 और 1500 मेगावाट के कहलगांव भागलपुर में, और ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये एनटीपीसी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इस पर सवाल बनाए जा सकते हैं, तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार। ऐसे अगर सवाल पूछ लिए जाएं तो ऐसे सवाल के लिए तैयार रहें। बिहार विधानसभा में कितने सीट, बिहार विधान परिषद में कितने सीट, बिहार से लोकसभा में कितने सीट, इसके साथ साथ बिहार विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए कितने रिजर्व सीट्स, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने रिजर्व सीट्स, इस तरीके से। और इस सवाल को पूछने का यह भी मतलब है क्योंकि इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट था बिहार असेंबली सेलिब्रेशन का। यहां पर राष्ट्रपति जी आए हुए थे और बिहार जो है दुनिया का पहला रिपब्लिक है, ये सारी बातें हुई थी। और ये सारी बातें हो रही थी जब हम सेंटेनियल सेलिब्रेशन कर रहे थे पटना में। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल्डिंग है उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन सवाल मेरा लेजिस्लेटिव काउंसिल से है, कितने सीट है, 75, 70, 65, 60 या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 75। आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 जो है हमारे संविधान का, यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है बात की गई है काउंसिल्स की कि वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार के लिए ये सीट्स जो है वो 75 हैं। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात हो रही है, जिसको विधान परिषद कहते हैं, इसको ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अपर हाउस है और बाई कैमरल स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है। बिहार उन राज्यों में से है जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। टोटल ऐसे राज्य कितने हैं, 6। कहां कहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। और लेटेस्ट स्टेट जिसके पास की काउंसिल है वो है तेलंगाना। तो ये न्यूज आइटम है, थोड़ा सा आप शताब्दी स्मृति स्तंभ के बारे में पढ़ लेंगे, वैसे करेंट्स अफेयर में हमने इसे कवर किया था। अगला सवाल है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद बिफोर बीइंग शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। ये पूरी कहानी आप देख लेंगे कि ये राजगीर हर्यक डायनेस्टी क्या था, वहां बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, पाटलिग्राम, पाटलिपुत्रा, सारा का सारा जो कहानी है आपके दिमाग में आना चाहिए। बौद्ध संगति को भी जरा समझ लेंगे उस एंगल से। राजगीर मतलब क्या होता है, वो जगह जहां राजा का वास हो। यही सही जवाब है यहां ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। किसके द्वारा पटना शिफ्ट किया गया, उदयन के द्वारा, हर्यक डायनेस्टी के उदयन के द्वारा। राजगीर की बात हो रही है तो वहां पर मैं पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जरा आपसे डिस्कशन कर लूं कि ये नालंदा फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत आता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, और एरिया करीब 35 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहां पर आजकल सफारी की बात की जाती है, जंगल सफारी की बात की जाती है, तो थोड़ा ये देख लेंगे। और राजगीर नाम जो है हाउस ऑफ द किंग, इसका मतलब होता है गौतम बुद्ध से, महावीर से इस जगह का कनेक्शन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर हम बिंबिसार के बारे में बात कर रहे हैं कि बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे किन किन रूलर से। क्या कोसल के नरेश के घर में इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किए, अवंती, काशी, गंधार और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ये बिंबिसार के स्ट्रेटेजी में था कि कुछ कुछ राजाओं के घर से मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश कर लिए जाए ताकि उनसे एनिमिटी खत्म हो जाए। और इसी को देखते हुए उन्होंने इस तरीके के मैट्रिमोनियल अलायंस शुरू किए। और उनकी जो पहली मैट्रिमोनियल अलायंस है वो कोसल के नरेश के घर से हुई, यानी कि यहां कोसल महाजनपद आप समझ गए, और वहां पर कोसल देवी जो कि राजा प्रसेनजीत की बहन हुई, उनसे इनकी शादी होती है। और काशी जो क्षेत्र है वो उन्हें डाउरी के रूप में, दहेज के रूप में मिला था। जो इनका दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंस था
वो चेलना नामक लिच्छवी प्रिंसेस से था। और ये हम देखते हैं कि इससे ये अपने नॉर्दर्न एरिया को भी अपने अंतर्गत मिला लेते हैं एक तरीके से रिश्तेदारी डेवलप करके। और तीसरी मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो छेमा नामक क्वीन से था, जो कि सेंट्रल पंजाब के मादरा क्षेत्र से आती थी। तो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंस हैं। यहां पर जो ऑप्शंस हैं उनसे पता चलता है ऑप्शन नंबर ए ही मोस्ट सुटेबल आंसर है, क्योंकि अवंती, काशी, गंधार में इनके मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं थे। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। हु हैज बीन क्रेडिटेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न पटना। ये अभी हम बात कर रहे थे पुराने पटना के बारे में, पाटलीग्राम और पाटलिपुत्रा, जैसे कि वो राजगीर से शिफ्ट हुआ। लेकिन आज जो प्रेजेंट शेप है पटना का वो किसके द्वारा दिया गया है? सिकंदर लोदी, अकबर, या फिर जो सर्किस थे जौनपुर के, या शेर शाह सूरी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो पूरा का पूरा श्रेय जाता है शेर शाह सूरी को। और यहां पर शेर शाह सूरी के समय का एक महजिद भी इंपॉर्टेंट महजिद है। सूर्य डायनेस्टी के शेर शाह सूरी बिहार के वो पहले व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठे थे, और उनके लैंड रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके साथ जो हुआ करते थे राजा टोडरमल, बाद में वो अकबर के साथ भी काम किए हैं। पटना जो है उसको रेजुवेनेट किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, जो कि अपनी ग्लोरी को खो चुका था, जो कि एक जमाने में मगध की राजधानी हुआ करती थी। तो पूरा श्रेय जो है फिर से एस्टेब्लिश करने का मॉडर्न पटना को जाता है शेर शाह सूरी को। ये फिर से पटना से एक सवाल कि व्हिच मुगल रूलर वाज क्राउन्ड ऑन द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर इन पटना बिहार। देखिए पटना का जो नाम है ना, अलग अलग नाम से अलग अलग समय में जाना गया। कभी पाटलीग्राम कहलाया, कभी पाटलिपुत्र कहलाया, कभी इसको कुसुमपुर के नाम से जाना गया, फिर ये अजीमाबाद के नाम से जाना गया, और अब पटना कहा जा रहा है। ठीक, तो यहां पे आर्यभट्ट के टाइम में ये कुसुमपुर का क्षेत्र कहलाता था। यहां पर एक पाटली नाम का या पाटला नाम का वृक्ष हुआ करता था, उसकी बाहुल्यता की वजह से कहते हैं कि यह क्षेत्र जो है पटना के नाम से जाना गया। खैर, यहां पर आपको उस मुगल राजा का नाम बताना है जिसका कह लें कि राज तिलक जो है वो पटना में हुआ था। बहादुर शाह 1, या फर्रुखसियर, या शाह आलम प्रथम, या बहादुर शाह 2, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर वो पहले मुगल रूलर हैं जिन्होंने गद्दी जो संभाला मुगल एम्पायर का, वो पटना में इनका सारा का सारा ये क्राउन का सेरेमनी हुआ था 21 मार्च 1712 में। समझ गए? और अजीमाबाद जो नाम पड़ा है वो आप समझ गए, प्रिंस अजीम के नाम पर है, अजीमुन शान के नाम पर है। आप बता सकते हैं कि रिश्ते में वो औरंगजेब के कौन लगते थे? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। अगला जो सवाल है, आफ्टर एज्यूमिंग द पावर इन 1760 टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये मीर कासिम है वो अपनी राजधानी को बंगाल के मुर्शिदाबाद से बिहार के किसी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। वो पूरा एपिसोड जानते हैं, सिराजुद्दौला वाला, बैटल ऑफ पलासी, और फिर किस तरीके से इन्हें परेशान किया जाता है। तो ये मीर कासिम के समय की बात हो रही है कि वो शिफ्ट करके अपने कैपिटल को बिहार में ला देते हैं। किस जगह पे? पटना, या पूर्णिया, या मुंगेर, या बक्सर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। संस्कृत में मुंगेर को मुगदलपुरम भी कहते हैं। जो बैटल है चिनसुरा, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप जान भी रहे होंगे, बैटल ऑफ चिनसुरा। तो यहां पर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम जो है उसको नवाब बना दिया जाता है, लेकिन ये भी देखने में अंग्रेजों के मदद में नहीं लगते हैं, और ये अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेते हैं बिहार के मुंगेर में, मुर्शिदाबाद से। ठीक है, फिर जो आगे होता है वो तो जग जाहिर है। क्वेश्चन नंबर 13 कि वो कौन सा रिवोल्ट है जिसको उलू गुलन कहते हैं? उल गुलन जब हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स को पढ़ते हैं, वहां पे बिरसा मुंडा का नाम आता है। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
पहाड़िया रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, वहाबी रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पूरी की पूरी उस स्ट्रक्चर को आपको समझ लेनी है, बिरसा मुंडा के रोल को, संथाल रिवोल्ट से वो कैसे अलग है, सब कुछ। यहां पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंडा रिवोल्ट, जिसको उलगुलन कहते हैं। और वहां पे वो सिंह बोंगा गॉड की पूजा करते थे, वो एक गॉड की बात करते थे, ठीक है। और उलगुलन का मतलब ही होता है रेवोल्यूशन लोकल लैंग्वेज में, और आउटसाइडर्स को इन लोगों के द्वारा दिखू कहा जाता था, DIKHU। क्वेश्चन नंबर 14, होम रूल लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पटना इन, कब एस्टेब्लिश हुआ बिहार के पटना में होम रूल लीग? होम रूल लीग तो आप जानते हैं कि एक हो गया मैडम एनी बेसेंट वाला और एक तिलक जी वाला, लेकिन बात हो रही है पटना में कब एस्टेब्लिश हुआ। 16 दिसंबर 1917 या 16 सितंबर 1916, ये इस तरीके से ऐसे सवाल भी आते हैं बीपीएससी में जो आपको कंफ्यूज करके रख देंगे। इतने करीब के डेट्स हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, लेकिन ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को तो याद ही रख लेना है कि ये स्ट्राइक कब हुआ, यहाँ पर नमक कानून कब तोड़ा गया, इस तरीके से ये सवाल डालने का पूरा यही मतलब था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 दिसंबर 1916 को। ठीक, इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अगले सवाल पर चलते हैं। हु वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बिहार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार? एन सिन्हा यानी अनुग्रह नारायण सिन्हा, या फिर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जगजीवन राम, या श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होना चाहिए सही जवाब? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई। बिहार से बहुत सारे नोटेबल पर्सनालिटी हैं, जैसे कि यहां पर नाम ही देख लीजिए, नासिफ आराफात, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजेश्वर प्रसाद, चंद्रिका राम, जगजीवन राम, जयपाल सिंह मुंडा, राजेंद्र प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, हुसैन इमाम और हरगोविंद मिश्र। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 16, प्लांट्स ऑफ भारत वैगन लिमिटेड ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, ये कहां पर बिहार में सिचुएटेड है? दरभंगा, मोकामा, पटना, मुजफ्फरपुर, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बिहार में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन जो भी इंडस्ट्रीज हैं उन पर क्रूशियल क्वेश्चंस बनते हैं, और उसमें से ये एक कैटेगरी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि दो प्लांट्स हैं भारत वैगन के, एक मोकामा में लोकेटेड है और एक है मुजफ्फरपुर में। तो करेक्ट आंसर हो गया एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल? फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया होगा, ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मैप को देखिए, और ये आप वैसे समझ रहे हैं कि ये हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर ये बिहार है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से मानसून का बे ऑफ बंगाल ब्रांच आएगा, और यहाँ जब पहाड़ों से टकराएगा तो यहाँ सबसे अधिक प्रेसिपिटेशन होना है, और विथ टाइम इधर ड्राई होता जाएगा, एयर ड्राई होता जाएगा। सबसे अधिक प्रेसिपिटेशन जो होता है वो मोस्ट, या कह लें कि नॉर्दर्न ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में होता है, यानी किशनगंज में, और सबसे कम प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है औरंगाबाद में। ये आप याद रखेंगे। सबसे ठंडा जिला, सबसे गर्म जिला गया है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। किशनगंज में 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और यहां पर जो काल बैसाखी है जिसको नॉर्वेस्टर कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बंगाल के रीजन से ये बहुत ज्यादा कल्चरली भी मिक्स्ड है और जियोग्राफिकली भी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल हाईवेज इन द टोटल रोड लेंथ ऑफ बिहार? बिहार में बहुत तरीके के सड़क हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स वगैरह हो गए, कच्चे सड़क, पक्की सड़कें, ये सब कुछ हो गया। नेशनल हाईवे कितना कंट्रीब्यूट करता है? अब इतने बारीक यहां पर ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसी चीजों को एकदम एक बार देख लेना है, भूलना नहीं है, किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए
3.31% या करीब 3.3%। याद रख लीजिए कि इतना रोड का लेंथ है टोटल बिहार में अगर देखें नेशनल हाईवेज का, और ये बहुत कम है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस स्टेट में सबसे अधिक लेंथ है नेशनल हाईवे का और कहां पर सबसे अधिक डेंसिटी है यानी घनत्व? क्वेश्चन नंबर 19, कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कहां सिचुएटेड है? कटिहार में, सहरसा में, सुपौल में, अररिया में या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। हाल फिलहाल में जब मैं करेंट अफेयर डील कर रहा था तो वहां पर हमने देखा था कि बिहार के कोसी में 2 नए प्लांट्स बनाने की बात की गई है अरुण कोसी नदी पर। उससे बिहार भी लाभान्वित होगा, बिजली मिलेगी। लेकिन कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कहां लोकेटेड है? इसका सही जवाब है कि ये सुपौल में लोकेटेड है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर मैं आपके साथ मैप नहीं शेयर कर रहा हूं, आप मैप अपना निकाल के देखिए। ये सुपौल में है और इसकी कैपेसिटी 19.2 मेगावाट है। यहां पर एक न्यूज आइटम देख लीजिए, बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स 130 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ओवर कोसी रिवर, ऑल सेट टू स्टार्ट वर्क सून। तो ये सब कुछ जो है ये 3 जून 2021 का न्यूज है। तो वैसे न्यूज जो है इंपॉर्टेंट है और ये सब सवाल जो है डेवलपमेंट के साइंस है। तो कोई भी जो गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे सवाल पूछे जाए। अगला और आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, कांटी जो कि मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक जगह है, वहां पर थर्मल पावर प्लांट है, उसका नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी या फिर जॉर्ज फर्नांडिस या जयप्रकाश नारायण या कर्पूरी ठाकुर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सही जवाब क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज फर्नांडिस। इनके नाम पर ये मतलब कि डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और ये एक इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर भी थे। अगर हम बात करें कांटी मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट की तो इसकी कैपेसिटी 390 मेगावाट की है। ठीक है, इस तरीके से टोटल हमने 20 क्वेश्चंस को देखा, लेकिन 20 क्वेश्चंस को डिटेल में देखा। उससे जितने पहलू हम समझ सकते थे टाइम बाउंड मैनर में यहां पर हमने समझने की कोशिश की है। तो इस सीरीज में अब मैक्सिमम 2 वीडियो जाएंगे और इसमें एक वीडियो तो बिहार स्पेशल होगा। और मेरा मानना है कि मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें क्वेश्चंस ना हो और वहां पर मैं जम के आपके साथ मैप वाले सेक्शन को डिस्कस करूं, बिहार स्पेसिफिक मैप्स। आपकी क्या राय है? मुझे आपके राय का इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और फिलहाल जो ये एग्जिस्टिंग जो अभी आपने वीडियो देखा, शायद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरीके का संकोच है, कंफ्यूजन है, तो बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।